दोस्तों नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में एक विशेष मेहमान इनवाइटेड हैं, ईशान मुंडेजा। कहें अगर तो एडवोकेट ईशान मुंडेजा। सिम्बोसिस लॉ कॉलेज पुणे के वहाँ से डिग्री हासिल की लॉ की, और उसके बाद 1 साल से पंजाब में हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस में है। हमारा यहाँ उनको इनवाइट करने का मतलब कि कई कानूनी मुद्दे ऐसे होते हैं जो आम बंदे की रोज़ाना की लाइफ में एक काफ़ी काम के होते हैं, जिनकी जानकारी ना होने की वजह से आम बंदा सफ़र करता है कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वसीयत के ऊपर। रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई है उस पर, वो भी उस चर्चा करेंगे उस पर भी। तो सबसे पहले स्वागत है आपका ईशान जी यहाँ आने के लिए हमारे स्टूडियो में। तो आपको थोड़ा सा लेमैन की भाषा में, मैं वकील तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको नॉमिनेशन से कैसे ये रिलेटेड है, क्या फ़र्क है इनमें, थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देता हूँ। बैंक में नॉमिनेशन जो होती है वो इमूवेबल एसेट्स पे होती है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट हो गया, आपका सेविंग अकाउंट हो गया, इस ऐसे। और बैंक नॉमिनी को पेमेंट करता है। क्यों? अपने जीते जी जो डिपॉजिटर है वो नॉमिनेट कर सकता है किसी को भी, उसकी एज 18 साल या उससे ऊपर हो। अगर नहीं है तो उसके आगे गार्डियन को नॉमिनेट करना होता है कि उसकी गार्डियनशिप में ये होगा। नॉमिनेशन और वसीयत में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि बैंक नॉमिनी को पेमेंट करने के बाद डिस्चार्ज हो जाता है, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं रहती किसी के प्रति भी कानूनन तौर पे। लेकिन जो वारिस हैं और कोई नॉमिनी को छोड़कर, तो वो वारिस नॉमिनी से क्लेम कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट मैटर है कोर्ट का, अगर कोर्ट में जीतते हैं तो ये अलग बात है। तो आज हम चर्चा करेंगे वसीयत के बारे में, कानूनी पक्ष क्या है इसका डिसीजन, क्या है उसका इम्पैक्ट। ईशान मुंडेजा से। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जिस जजमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है इसी साल 2025 में। इसका टाइटल है निकिला सांघी। तो अगर ब्रीफली इस जजमेंट के बारे में बात करें, आपको 3-4 लाइनों में मैं फैक्ट्स बताकर फिर हम उसका इम्पैक्ट और उस किस लॉ के बेसिस पे उसका फैसला आया वो डिस्कस करेंगे। तो इस केस की ये फैक्ट्स हैं कि एक फादर विल बनाकर गया, उस विल में अपने लड़के को एक्सक्लूड किया उसने, और उसकी जो बेटियां थी उनके नाम पर अपनी सारी जायदाद और संपत्ति लिख कर गए। 2014 में अक्टूबर के आसपास उन जिन्होंने विल लिखी थी, द फादर, उनकी डेथ होती है। इवेंचुअली अराउंड 1 महीने बाद जो बेटा है जिसको एक्सक्लूड करा गया विल से, उसकी नॉलेज में ये आता है कि फादर एक विल लिख कर गए हैं जिसमें उसका नाम नहीं है। तो जाहिर सी बात है, ऐसी स्थिति में उसने सोचा कि अब इसको एक सिविल कोर्ट में चैलेंज करके विल को सेट असाइड करवाकर अपना जो हिस्सा बनता है अंडर द सक्सेशन एक्ट वो मैं क्लेम करूं। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो क्वेश्चन आया वो ये था कि जो इस सिविल सूट फाइल करने की सीकिंग डिक्लेरेशन कि ये विल नल एंड वॉइड है, इसकी जो लिमिटेशन है वो कौन सी डेट से स्टार्ट होती है। थोड़ा सा लिमिटेशन के बारे में लेमैन की भाषा में जी अगर बताएंगे कि लिमिटेशन क्या होता है। जी जी जी। तो एक लिमिटेशन एक्ट हमारी कंट्री में एक सेंट्रल लेजिस्लेशन है, पूरे देश में लागू होता है। उस एक्ट में अलग अलग प्रकार के जो हम केसेस डालते हैं,
वो कितने समय में डाल सकते हैं वो टाइमलाइन लिखी गई है। अगर हम कोई सिविल सूट डालना चाहते हैं, डिक्लेरेशन मांगना चाहते हैं, तो लिखा गया है कि जब आपको वो सिविल सूट 3 साल के अंदर अंदर डालना है। इसका रैशनल ये है, ये इसलिए ये एक्ट बनाई गई है क्योंकि एक जनरल प्रिंसिपल चलता आ रहा है अंग्रेज़ों के टाइम से ही, और लॉ का बहुत ही एसेंशियल प्रिंसिपल है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने राइट्स, जो उसके हक हैं, उन पर सो जाता है, कोई एक्शन नहीं लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं वो कल को 10 साल बाद उठे, 15 साल बाद उठ के अपना हक मांग सकता है। इससे एक पब्लिक ऑर्डर में इशू आता है, लिटिगेशन बढ़ती है, तो हर चीज़ का एक टाइमलाइन दी गई है, उसे हम लिमिटेशन एक्ट में पढ़ सकते हैं। तो इस केस में यही इशू अराइज हुआ कि कौन सी तारीख से लिमिटेशन का पीरियड काउंट होना शुरू होगा। तो लॉ पर जाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस केस में जो सिविल सूट फॉर डिक्लेरेशन डाला जाना था, विल को नल एंड वॉइड करने के लिए, इलीगल ठहराने के लिए, वो आर्टिकल 58 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट में उसका समय दिया गया है 3 साल। 3 साल का पीरियड कौन सी डेट से काउंट होना शुरू होगा, ये क्वेश्चन सामने आया है। तो इस केस में 3 डेट्स पे डिस्प्यूट था। पहला डेट जब विल लिखी गई, दूसरी डेट जब फादर जिन्होंने विल लिखी थी वो एक्सपायर हुए, और तीसरी डेट जब द सन, उस बेटे को नॉलेज आई कि एक विल एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी। तो इस पर लिखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेट ऑफ नॉलेज से लिमिटेशन स्टार्ट करने में कोई आपत्ति नहीं है। डेट ऑफ नॉलेज ही मान सकते हैं कि लिमिटेशन डेट ऑफ नॉलेज से स्टार्ट होगी, बट इसमें कुछ कंडीशंस दी कि जब आप उस सिविल सूट को दाखिल करते हो, उसमें आप क्लियरली मेंशन करो कि कौन सी तारीख को आपको इस विल की नॉलेज आई। सेकेंडली, इस पर ड्यू एविडेंस भी लीड करा जाए। ऐसी स्थिति में आपकी जो लिमिटेशन है, जो इस केस में 3 साल की थी, वो डेट ऑफ नॉलेज से स्टार्ट होगी। ये कहते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूड किया कि इस केस में अगर हम डेट ऑफ नॉलेज भी लें, तब भी 3 साल के पीरियड के ख़त्म होने के बाद वो सिविल सूट फॉर डिक्लेरेशन दाखिल किया गया था, जो विल चैलेंज करने के लिए किया गया था। तो एक इतनी सी मिस्टेक से इनका पूरा केस डिसमिस हो गया, विल को चैलेंज नहीं कर पाए, और जो भी विल लिखी गई थी डॉटर्स के नाम पे, वो मान्य मानी गई। जो सक्सेशन एक्ट है उसमें क्या फादर को राइट है वो किसी को इंक्लूड करे या ना करे? जी, विल का लॉ ही यही कहता है कि अगर आप जनरल सक्सेशन का लॉ फॉलो नहीं करना चाहते, जिसके अंतर्गत सबको बराबरी का हिस्सा मिलेगा, तो विल को लिखकर आप किसी को एक्सक्लूड या किसी को इंक्लूड कर सकते हैं। कोई उसके लिए एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं। उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन देने के लिए ज़रूरी नहीं है। उसके बट कुछ एलिमेंट्स हैं। एक वैलिड विल क्या मानी जाती है? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि लॉ आज की डेट में बहुत क्लियर है कि एक विल को रजिस्टर कराना मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी नहीं है। आप विल लिखिए। विल के, एक वैलिड विल के क्या एलिमेंट्स होते हैं? जो इंसान विल लिख रहा है, जिस तारीख पे वो लिख रहा है, उस तारीख पे और इनफैक्ट उस समय पे क्या वो एक साउंड माइंड की कंडीशन में था, सब कुछ जानकर समझकर
उसने वो विल यानी लिखी। कि दिमागी हालत ठीक दिमागी हो, हालात ठीक थे, सब वो कुछ समझ सकता है क्या वो समझ लिख सकते रहे हैं। थे वो क्या लिख रहे हैं। इससे एक इंटेंशन क्लियर हो जाता है। तो ये एक हो गया पहला वैलिड एलिमेंट, एक वैलिड विल का एलिमेंट। दूसरा होता है एक विल जो एग्जीक्यूट होती है वो दो विटनेसेस के सामने होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट विटनेसेस। ये एक इंपॉर्टेंट इसका कैच है, इंडिपेंडेंट विटनेसेस। जिसके हक में मैं विल लिख रहा हूं वो विटनेस नहीं माना जाता। तो इंडिपेंडेंट विटनेसेस दो या दो से ज़्यादा, मिनिमम दो की कंडीशन है, उनके सामने किया जाए। एक ये वैलिड विल का इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो इन दो कंडीशन से एक वैलिड विल एग्जीक्यूट हो जाती है। रजिस्ट्रेशन कराने से जो मैंडेटरी नहीं है उसकी सैंक्टिटी बढ़ती है, उसकी एक वैल्यू बढ़ जाती है कि ये विल सच है, इसको प्रमाण देना चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन इवन दो इट्स नॉट मैंडेटरी, अगर कराई जाए तो एक सेफ गार्ड बन जाता है आगे की डिस्प्यूट्स ना अराइज हो। जैसे अगर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है नहीं, और स्टैंप ड्यूटी पे नहीं होगी, तो जब ये एग्जीक्यूट होती है विल, यानी क्लेमेंट क्लेम करते हैं, क्या उस समय पेबल है स्टैंप ड्यूटी? नहीं, उस समय भी आप एक प्रोबेट का प्रोसेस होता है। प्रोबेट प्रोबेट होता है कि आप सिविल कोर्ट की उस पर सील ले लेते हैं कि ये एक वैलिड विल है, तो उस वो एग्जीक्यूटेबल मानी जाती है। उसके प्रमाण से आप फिर प्रॉपर्टी का टाइटल ले सकते हैं। स्टैंप ड्यूटी कहीं कंपलसरी नहीं है जी जी, पे करना। नहीं। तो एक लिमिटेशन का मुद्दा आपने अभी चर्चा में था अपनी, है छोटी सी, पर कई बार वो बहुत काम देती है ये बहुत काम। चीज़, जहाँ तक मैं जानता हूँ। अगर मैं दुरुस्त ना हूँ तो आप मेरे को दुरुस्त करिएगा, लीगल पॉइंट है ये, कि जो डेट है, मान लीजिए अगर इस केस में कोर्ट ये मानता कि डेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट जब उसको नॉलेज में आया, यानी कि ये वाली है, लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से ये डेट 3 साल का पीरियड काउंट करने के लिए काउंट नहीं होगी। अब सिंपल भाषा में हमने कोई बैंक के साथ या किसी का एग्रीमेंट किया, जिस डेट को किया वो डेट 3 जब एक्सपायर हो गए तो वो डेट जो है काउंट नहीं होगी 3 साल पीरियड काउंट करने के लिए, लॉ ऑफ लिमिटेशन है। डेट ऑफ वही जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, अगर आप ये एविडेंस लीड कर सके कि मेरी नॉलेज में ही नहीं थी विल, वो तो साबित होने पे है ना, जी। जब एविडेंस चलते हैं साबित होने पे है कि क्या डेट है ये, जी, वो डेट एक्सक्लूड की जाएगी 3 साल का पीरियड काउंट करने के लिए। नहीं अदरवाइज अगर नहीं हमारे अक्सर होता था ये, मैं आपको 1 मिनट के लिए, हमारे बैंक में अक्सर होता था कि कई बार लोग भूल जाते थे सिविल सूट फाइल करना। कई बार मैं काफ़ी देर तक ये केसेस देखता रहा बैंक के बिहाफ पे, और 1-2 केसेस मैंने लगवाए भी जिसे अदालत ने मना कर दिया था। जो डेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो एक्सक्लूड हो जाती है 3 साल का पीरियड काउंट करने के लिए, क्योंकि 1 दिन का पीरियड भी उसमें इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छा, आपका ये क्वेश्चन है कि वो डेट को माना जाता है कि नहीं? हाँ, जी। मेरे हिसाब से जहाँ तक लिमिटेशन एक्ट के बारे में मैं जानता हूँ, मुझे नहीं पता, सही आप करेंगे मुझे, कि वो डेट ऑफ डॉक्यूमेंट हाँ, वो एक्सक्लूड होता है, एक्सक्लूड होता 3 है। साल का पीरियड काउंट करने पर के जो लिए। 3 साल खत्म होने पे जो आखिरी दिन है, वो डेट एक्सक्लूड करके स्टार्टिंग डेट एक्सक्लूड होती है, जो आखिरी डेट ऑफ है। डॉक्यूमेंट्स मान लीजिए हाँ जी, आप हाँ जी, उसको, हाँ जी, वो काउंट नहीं। वो काउंट नहीं होगी। उसके बाद 3 साल, कई जी। बार क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है बैंक्स वगैरह में, तो कई बार लोग भूल जाते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं मेंटेन होता, तो अक्सर हो जाता है। जी, इन केसेस में भी हम देखते हैं कि एक एक दिन भी बहुत ज़रूरी है। एक दिन भी इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने वही आपको ऑब्जेक्टिव बताया लिमिटेशन का, कि कोई व्यक्ति अगर अपने हक को एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, उस पर सो रहा है, तो कोर्ट कहता है कि जी इसको रहने देते हैं,
क्योंकि हर चीज़ एक टाइमली प्रोसीजर में हो तो एक ओवरऑल आप कंट्री का लीगल सिस्टम सही ऑपरेट करेगा और पब्लिक ऑर्डर बना रहेगा। लिमिटेशन एक्ट बनाने का पर्पज़ यही यही है होता है। बेसिकली। तो वसीयत के बारे में और कुछ एक जनरल टर्म्स में बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को? नहीं जी, यही है बस कि अब वसीयत के बारे में अगर देखें तो जनरली ये किन बातों पर चैलेंज होती है कोर्ट में। वही जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप ये दिखा सकें कि जिसने विल लिखी है वो अनसाउंड माइंड के थे, उनकी फिज़िकल कंडीशन इसमें नहीं देखी जाती कि फिज़िकली वो कैसे थे, बेड रिडन थे या कुछ था, उनकी मेंटल स्थिति कैसी थी, साउंड माइंड के थे, वो देखा जाता है। दूसरा देखा जाता है कि जो उनकी हैंडराइटिंग है, एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से उनके सिग्नेचर वेरीफाई कराए जाते हैं, पिछली डॉक्यूमेंट्स को दिखा के क्या ऐसी ओपिनियन लेते हैं हम हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का कि क्या ये उसी बंदे ने सिग्नेचर किए हैं। और तीसरा होता है कि दो में से जब विटनेस करवाने जाते हैं हम कोर्ट में जब जाते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोट करने की बात है कि दोनों विटनेसेस का आना ज़रूरी नहीं है। ओके। अगर आप एक भी विटनेस का एविडेंस करवा दें और वो एक वैलिड विल दिखाने के लिए उसका एलिमेंट फुलफिल करें। एडवोकेट ईशान, हम समझते हैं कि आपको एक बड़े लेमैन की भाषा में आपको एक्सप्लेन किया उन्होंने। ये ऐसे इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं और हमारी कोशिश यही रहेगी ऐसे इम्पॉर्टेंट मुद्दे जो आम आदमी को अफेक्ट करते हैं हम आपको आपके सामने लाते रहें, आपसे चर्चा करते रहें उसकी। तो थोड़ा और मैं एडवोकेट ईशान की इंट्रोडक्शन दे दूं। ये बेसिकली पॉलिटिकल फैमिली से हैं, इनके फादर भी और इनके दादा के ब्रदर पॉलिटिक्स में रहे हैं बड़ी देर, अब उनका देहांत हो चुका है। तो मेरा सवाल ये, हालांकि पहले पूछना चाहिए था कि ये राजनीति को छोड़ के आप इस प्रोफेशन में वकालत के क्यों? नहीं, ऐसे राजनीति एक कुछ उस हिसाब से तो हमारी फैमिली ने कभी नहीं की कि अगर कोई एक कर रहा है तो आगे भी पीढ़ियाँ राजनीति में ही आए। अब जैसे मेरे ब्रदर बिजनेस में है तो ये एक मौके की बात है, किसी को राजनीति में जाने का मौका मिला फॉर पब्लिक सर्विस, वो उसमें है, वो अपना काम कर रहे हैं। नहीं, नॉर्मली हम देखते हैं ना, जी नॉर्मली देखते हैं कि एक पॉलिटिशियन का बेटा आगे पॉलिटिशियन, ऐसे चलता रहता है ना। नहीं, अब अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि आप पब्लिक लाइफ में कैसे घुले रहें, कैसे सर्विस करते रहें। तो ये एक ज़रिया है एडवोकेसी की पढ़ाई करके आप कैसे पब्लिक वेलफेयर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यू मीन टू से कि आप वकालत करते हुए समाज सेवा कर सकते हैं। जी जी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आपकी हर वकील दोनों को। में से क्या बेटर है? किस में से? वकालत करके सोशल सर्विस या राजनीति में आके सोशल सर्विस, आपके हिसाब से क्या बेटर है? कौन सा दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं जी इसमें। मेरे को, अब मैं क्योंकि वकालत कर रहा हूँ, कर चुका हूँ, तो एक जो नॉलेज से पावर कोई पर्सन एक्सरसाइज कर सकता है, जो नॉलेज है, लॉ की नॉलेज है, उससे जो आप पावर एक्सरसाइज कर सकते हो वो एक बंदा राजनीति में जाके शायद नहीं कर पाए। तो एक हैविंग दिस लीगल नॉलेज, आई फील नॉट ओनली इट गिव्स मी पावर, कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि इसको आप किस तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये है, अब इस प्रोफेशन में रहकर कोशिश करेंगे कि टाइम आते, जैसे ही टाइम आए, कोई भी मौका मिले तो हम कंट्रीब्यूट कर सकें। तो वसीयत से हट के सवाल कि एक डाटा जो है इस बारे में, केसेस पेंडिंग कितने हैं, तो अंदाज़ा ये है, लगभग सही है ये, कि 5 करोड़ के करीब केसेस जो हैं अदालतों में नीचे से लेके सुप्रीम कोर्ट तक लंबित हैं। क्या कारण मानते हैं आप उसका? मेरा ये समझना है कि आज की डेट में जो हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, जिसमें आपके पास
इतनी पावर है कि अगर आप कोई केस डिले करना चाहें तो कोई मैलिफाइड इंटेंशन से केस को कितने भी समय तक डिले करने की पावर रखता है। ये लॉ ही हमें पावर दे रहा है। एक मेन केस चल रहा है, उसमें कोई इंटरिम ऑर्डर आया, वो पहले हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट से वो भी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। अभी मैं जजमेंट की बात नहीं कर रहा। नहीं ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ अ केस जो भी ऑर्डर्स आते हैं वो भी चैलेंज होते हैं। उसके बाद मेन जजमेंट चैलेंज होती है। एक तो ये एलिमेंट है। दूसरा, विटनेसेस बहुत बहुत केसेस में अपीयर नहीं होते हैं। अब मेरे केस के लिए अगर कोई विटनेस इंपॉर्टेंट है तो उसको बुलाने के लिए ही मुझे 6 से 8 महीने लग जाते हैं। एक जब केस तक है महाराष्ट्र का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्रिमिनल केस है, वो 70 साल से पेंडिंग है। जी, वोटिंग पीरियड, ये एक इशू है। बट इसमें मैं कहता हूँ एट प्रेजेंट हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया है। इफ़ यू हैव रेड अबाउट इट, मीडिएशन फॉर नेशन। मेडिएशन फॉर नेशन नहीं पढ़ नहीं पाया मैं। तो मैं अब जैसे हाई कोर्ट जाता हूँ, मैंने ऑब्जर्व किया है कि उसके उन केसेस में क्या हो रहा है, मैं आपको समझाता। तो हाई कोर्ट ने कुछ पेंडिंग केसेस में से एक लिस्ट तैयार करी कि हमारा मानना है कि इसमें मीडिएशन के चांसेस हैं। अलग से एक लिस्ट तैयार हो गई कि ये केसेस में शायद मीडिएशन हो सकती है। उन केसेस का नंबर लगा। आज उन केसेस के लिए एक सेपरेट टाइम पीरियड रखा गया है कि ये केसेस हम एक बार दिन में बुलाएंगे ही बुलाएंगे। आप कॉल आउट करते हो, पार्टीज़ अपीयर होती हैं, पार्टीज़ को समझाया जाता है कि हमें हमारा मानना है कि इसमें मीडिएशन हो सकती है, क्या आप मीडिएशन को चुनते हो, उनका कंसेंट लिया जाता है। तो मैं देख रहा हूँ एक प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि मैं वहीं प्रेजेंट होता हूँ रोज़, पार्टीज़ आर एक्चुअली ऑप्टिंग। जब हाई कोर्ट का जज बैठकर वहाँ समझा रहा है अगर कि हमें लगता है मीडिएशन हो सकती है, क्या आप एक बार ट्राई करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो बेसिक जो जैसे मैट्रिमोनियल केसेस हो गए, रोड एक्सीडेंट में जो कॉम्पनसेशन होती है वो केसेस हो गए, कोई भाइयों में प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो रहा है, फैमिली में ही है अगर, तो इन केसेस को रिकग्नाइज किया गया है और भेजा जा रहा है मीडिएशन के लिए। तो ये एक डिस्पोजल का अच्छा एफर्ट है। अच्छा एफर्ट ऑल ओवर इंडिया देखा जाएगा तो काफ़ी केसेस निकलेंगे। ये तो डेफिनेटली ऑल ओवर इंडिया चल रहा है ये प्रोजेक्ट आज की डेट में। तो इसका रिजल्ट होपफुली। तो आखिरी सवाल मेरा, वकालत के पेशे को आम पब्लिक में जो धारणा है वो सही नज़र से नहीं देखा जाता। क्लाइंट को लूटते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसे कुछ इंडिविजुअल केसेस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि किसी के नॉट इंडिविजुअल, जेनरिक टर्म्स। ऑप्शनल है जवाब देना। जी, इसमें देखिए हमारा कोड ऑफ कंडक्ट तो यही कहता है कि पहली चीज़, किसी भी क्लाइंट को उसके केस के मेरिट्स को देखकर या उसकी पेइंग कैपेसिटी को देखकर हम मना नहीं कर सकते कि हम आपका केस नहीं लेंगे। तो एक तो ये चीज़ है कि हम उनका केस हमें लेना चाहिए। और उसके बाद अगर आप कोई मैल प्रैक्टिसेस के कोई इंडिविजुअल केसेस हैं अगर कहीं सामने आते हैं तो आपने आज की डेट में देखा होगा एक्शन लिया जा रहा है। लास्टली एक केस था, एक वकील आई थिंक कर्नाटका का, उन्होंने अपनी एक एम्प्लॉय रखी हुई थी, उसके साथ मारपीट करी, तो सुप्रीम कोर्ट तक, बार काउंसिल तक वो बात गई। लाइसेंस कैंसिल भी होते हैं अगर पाया जाए। अब अगर जैसे कि हाई कोर्ट्स के रूल्स हैं ये, वहाँ एडवोकेट्स की फ़ीस डिफाइंड है जी, लेकिन वो डिफाइंड जो फ़ीस है वो नहीं ली जाती कभी भी, बहुत हायर रेट पे वो चार्ज करते हैं। वो एक डायरेक्शन की तरह होती है, वो इम्पोज नहीं किया गया है।
डायरेक्टिव्स हैं। डायरेक्टरी वो एक है कि इन केसेस में जनरली इतना बनता है, वो एक आइडिया देने के लिए। बट आप वो भी देखिए कि वो किस किस टाइम से चल रही हैं, वही फीस चल रही हैं जो प्रिस्क्राइब करी गई हैं। अब जैसे आज की डेट में उसको आप रिवाइज नहीं किया नए जाता। नए लॉज हैं, जैसे आर्बिट्रेशन आज की डेट में उठ के आ रही है, तो उसमें भी लिखा गया है कि जो डिस्प्यूट का जितना अमाउंट है, सपोज 1 करोड़, तो एक आर्बिट्रेटर फॉर एग्जांपल 10% उसका चार्ज कर सकता है, या ऐसे परसेंटेजेस दी हुई हैं अमाउंट वैल्यू के हिसाब से। तो फीस तो वो के जो ये हैं रूल्स, वो अमेंड नहीं होते, रिवाइज नहीं होते। जी जी, वो पुराने एक्ट में वो पुराने ही चल रहे हैं, कोई नए एक्ट कोई इस्टेब्लिश होता है उसमें फिर लिखा जाता है। ऐसे तो एडवोकेट राम जेठमलानी के बारे में कहा जाता है कि 90% केस फ्री में लड़ते थे, 10% केसेस में 1-1.5 के 25 लाख। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। फिर अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कैपेसिटी रखता है इतना पर हेयरिंग या टोटल केस देने का, और फिर उसको आप कॉम्पनसेट करो, आप प्रो बोनो केसेस करो, जो सप्रेस लोग हैं या पुअर है उनको रिप्रेजेंट करो, तो यही मॉडल भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वही एक मैं जैसे कह रहा हूँ, एक सर्विस का एलिमेंट हमेशा रहना चाहिए प्रैक्टिस में। आप क्योंकि एक पावर आई है नॉलेज से, तो वो सर्विस के एलिमेंट रहना चाहिए कि आप कैसे इसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो अच्छा मॉडल है जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। विद दिस हैप्पी नोट हम अभी इसी चर्चा को एडवोकेट ईशान के साथ समाप्त करते हैं। मिलेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे पर अगले उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट ईशान, आपका स्टूडियो में आने के लिए, टाइम निकालने के लिए। आपका बिजी शेड्यूल था, आज भी आप हाई कोर्ट में थे, कल भी हाई कोर्ट में थे, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए। हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए कैसे लगा आपको ये हमारा प्रोग्राम।